गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आ गए हैं। और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो आपका डेस्क वर्क का मॉडल पेपर 7 है, उसका सेशन ए, सेशन बी और सेशन सी तीनों सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फीमेल एडीज मॉस्किटोज आर वेक्टर ऑफ। ओके, फीमेल एडीज मॉस्किटोज होता है, उससे कौन सा डिजीज होता है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डेंगू वायरस। ओके, जो फीमेल एडीज मॉस्किटो है वो मोस्टली आपका क्या करता है, डेंगू वायरस फैलाता है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्लियर। इसके बाद में ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, द नेम ऑफ द इंडियन जायंट स्क्वायरल इज। तो इंडिया में एक स्पेशल टाइप की स्क्वायरल मतलब गिलहरी मिलती है ना, और काफ़ी जायंट मतलब काफ़ी बड़ी होती है वो। तो उसका नाम क्या है? वैसे तो उसका साइंटिफिक नेम ये है रतुफा, रतुफा इंडिका। क्लियर। बट जो लोकल लैंग्वेज होती है वहाँ पर इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर होगा, विजन। ये मैंने काफ़ी चेक कर कर आके आपको ये आंसर बता रहा हूँ। तो ये इसमें करेक्ट आंसर है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द रिम्स ऑफ द व्हील्स आर कवर्ड विथ। जो गाड़ी वगैरह के टायर वगैरह होते हैं, तो टायर के अंदर जो रिम्स होती है ना, तो उसके ऊपर किसकी कोटिंग होती है? ओके, तो उसके ऊपर होती है क्रोमियम की कोटिंग। ओके, इससे शाइनिंग वगैरह आती है और रस्टिंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, विच लेयर ऑफ द अर्थ इज डिस्टर्ब्ड ड्यू टू अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक की वजह से अर्थ का कौन सा लेयर डिस्टर्ब होता है भूकंप की वजह से? तो अर्थक्वेक की वजह से जो अर्थ क्रस्ट है वो डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच बैक्टीरिया इज फाउंड इन कर्ड। कर्ड मतलब दही, दही के अंदर कौन सा बैक्टीरिया होता है? ओके, जो कि क्या करता है, दैट कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड, जो कि दूध से दही बना देता है। तो सीधी सी बात है, लैक्टोबैकुलस बैक्टीरिया। यही है वो आदमी, सॉरी यही है वो जानवर जिसकी वजह से आपका दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टोबैकुलस। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज माई सॉरी व्हाट डज मैग्नीशियम बर्न टू फॉर्म। तो जब मैग्नीशियम को आप जला दोगे तो क्या बनेगा? सीधी सी बात है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टिंग लिक्विड। ओके, कंडक्टिंग लिक्विड मतलब ऐसा लिक्विड जो करंट को अपने अंदर होके फ्लो होने दे। तो ये हो गया कंडक्टिंग लिक्विड। और जब किसी कंडक्टिंग लिक्विड में आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो क्या होता है? तो देखो, गैस बबल फ्रॉम एट द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स पे गैस के बबल्स आपको दिखेंगे। हाँ चलो, ये तो होता है। देखो, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन में भी चेंज, सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है। हाँ ये भी होता है। नेक्स्ट, मेटल इज डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड आप लगाते हो, प्लस माइनस एनोड और कैथोड वगैरह आप लगाते हो, उनके ऊपर जो मेटल है वो आके जमा होने लग जाता है। तो ये सारे ऑप्शन ही सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, विच पार्ट ऑफ ए कैंडल फ्लेम इज यूज टू मेल्ट गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर को पिघलाने के लिए कैंडल का कौन से पार्ट का, कैंडल की जो फ्लेम होती है उसका कौन सा पार्ट यूज किया जाता है? क्लियर। तो एक तो देखो बच्चे, कैंडल का डायग्राम, ह्यूमन आई का डायग्राम, और इसके अलावा जो लाइट का रिफ्लेक्शन वाला डायग्राम, ये 3 डायग्राम तो आपको रट के जाने, तीनों में से एक आ सकता है या 2 भी आ सकता है। क्लियर। तो कैंडल की फ्लेम का कौन सा पार्ट यूज करता है? एक्सटर्नल रिजल्ट, कैंडल की फ्लेम का जो एक्सटर्नल पार्ट होता है उसका यूज किया जाता है गोल्ड और सिल्वर को पिघलाने के लिए, क्योंकि जो एक्सटर्नल रीजन है वहां पे टेम्परेचर सबसे हाईएस्ट होता है। क्लियर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ से सेशन भी हमारा शुरू हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, राइट एनी टू यूज ऑफ कॉक, है ना, कॉक के आपको 2 यूज लिखने हैं। तो कॉक इज यूज एज ए फ्यूल इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज वगैरह होती है, फैक्ट्री वगैरह होती है, वहाँ पे इस कॉक का यूज किया जाता है फ्यूल की तरह। क्लियर। ओके, नेक्स्ट है, कॉक इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड अदर मेटल। तो स्टील और काफ़ी सारे और मेटल होते हैं, उनके मैन्युफैक्चर में भी इस कॉक का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, नेम टू एनिमल दैट एग्जिबिट एसेक्सुअल फर्टिलाइजेशन। ओके, तो 2 एनिमल्स के आपको नाम लिखना है जिनके अंदर एसेक्सुअली फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर, मतलब कह सकते हो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। तो देखो, वो 2 एनिमल है, एक तो हाइड्रा और एक अमीबा, ये दोनों होते हैं। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11।
ये क्या है? राइट वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ एग्रीकल्चरल सिस्टम। तो एग्रीकल्चर में क्या-क्या एक्टिविटीज़ वगैरह होती है उन वो हमको लिखना है। तो ये सीधा-सा आंसर है, प्रिपरेशन ऑफ सोइल सबसे पहले होता है, मिट्टी को तैयार करना, सोविंग मतलब बीज वगैरह बोना, ये सेकंड नंबर पे होता है। उसके बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स, ओके। जो हमारी सोइल होती है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं। इरिगेशन मतलब वाटर सप्लाई इनटू द क्रॉप्स इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो इरिगेशन हो गया मतलब वाटर सप्लाई करना। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, वीड्स का मतलब होता है चारा, ओके। वीड्स का मतलब होता है चारा। तो जब हम फसल उगाते हैं तो फसलों के साथ साथ क्या है, ये जो चारा वगैरह भी उग जाता है साथ में, उसको वीड्स बोलते हैं। तो उस वीड्स से हमको बचाना होता है, ओके। उसके बाद जब फसल तैयार हो जाए तो आप हार्वेस्टिंग करोगे, फसलों को काटोगे, और काट लिया तो फिर उसको कहीं ना कहीं स्टोर भी करोगे। तो ये सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं कोई भी एग्रीकल्चरल सिस्टम में। क्लियर? तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, इफ ए फोर्स इज अप्लाइड टू ए मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाओगे तो व्हाट विल हैपन टू इट्स स्पीड। तो उसकी स्पीड के साथ क्या होगा? भाई कोई ऑब्जेक्ट नॉर्मली मूव कर रहा है, अब उसके ऊपर आपने फोर्स लगा दिया तो हो सकता है वो स्लो हो जाए, हो सकता है वो फास्ट हो जाए, या हो सकता है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो तीनों ही काम हो सकते हैं। तो देखो, व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड टू ए मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? इट्स स्पीड में इंक्रीज, या तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, डिक्रीज या उसकी स्पीड कम हो जाएगी, या फिर क्या होगा? चेंज डायरेक्शन, या फिर वो ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, ओके। डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन एंड अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड। तो क्या होगा? स्पीड बढ़ेगी कि कम होगी, या डायरेक्शन चेंज होगी? ये डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो और कितने अमाउंट में फोर्स लगा रहे हो। क्लियर? तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 आ गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स देखो, रिसोर्सेज विच आर प्रोवाइडेड बाय नेचर आर कॉल्ड डैश रिसोर्सेज। क्लियर? तो ऐसी रिसोर्सेज जो नेचर हमें प्रोवाइड कराती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स, ओके। ये हो गया। नेक्स्ट देखो, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेजिटेशन इनटू कॉल थ्रू ए स्लो प्रोसेस इज कॉल्ड। तो जितनी भी वेजिटेशन है वो कोयले में कन्वर्ट हो रही है एक स्लो प्रोसेस के थ्रू। तो स्लो प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस स्लो प्रोसेस को कहते हैं कार्बनाइजेशन, ओके। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर के क्वेश्चन में भी ये कभी कभी आ जाता है, थ्योरी वाले में भी, ठीक है। रिफाइनरिंग तो पेट्रोलियम में यूज होता है, तो इसमें सही आंसर जाएगा कार्बनाइजेशन। नेक्स्ट देखो, वाइल प्रोसेसिंग कोल डैश इज ऑप्टेन। जब कोल बनता है तो कौन सी गैस आती है? सीधी सी बात है, ऑक्सीजन तो नहीं आएगी, तो कॉक गैस वहां पे प्रोड्यूस होती है। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये कॉक गैस। नेक्स्ट देखो आप, नेचुरल गैस इज स्टोर्ड एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एट डैश प्रेशर। तो नेचुरल गैस को जब हम स्टोर करते हैं तो उसे लो प्रेशर पे स्टोर करते हैं या हाई प्रेशर पे? तो सीधी सी बात है, हाई प्रेशर पे स्टोर करते हैं उसे हम। कोई भी गैस सिलेंडर हो, अगर वो उसमें आप छोटा सा भी छेद कर दो, तुम्हें पता है छुस छुस करके सारी गैस निकल जाएगी, क्योंकि गैस उसके अंदर हाई प्रेशर पे स्टोर की हुई है। क्लियर? तो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 14, हाउ कैन वी कंट्रोल वीड्स। वीड्स अभी थोड़ी देर पहले आया था, वीड्स का मतलब होता है चारा वगैरह, ओके। फसलों के साथ साथ जो चारा उग जाता है वो वीड्स होता है, ओके। एक्सप्लेन एनी थ्री मेथड्स। तो वीड्स को कंट्रोल करने के लिए थ्री मेथड बताने हैं। पहला होता है देखो मैनुअल मेथड, है ना, मतलब हम हाथों से काम करें। दूसरा मैकेनिकल मेथड, मशीन वगैरह औजार वगैरह से काम करें। और एक थर्ड होता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम विडेसाइड वगैरह यूज करते हैं, ओके। तो देखो मैनुअल मेथड में क्या है, वीड्स आर रिमूव्ड बाय हैंड और विथ टूल्स लाइक होए। तो मैनुअल मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, अपने हाथों से वीड्स को निकालते हैं, या फिर छोटे मोटे टूल्स जैसे खुरपा वगैरह इससे निकालते हैं। क्लियर? दिस मेथड इज यूजफुल इन स्मॉल फील्ड एंड गार्डन। तो छोटा मोटा गार्डन हो या छोटा मोटा खेत हो, उसमें ये वाला मेथड आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में देखो, वीड्स आर रिमूव्ड यूजिंग मशीन्स। वीड्स को मशीन का यूज करके निकाला जाता है, सच एज वीडर्स और प्लॉग्स, ओके। वीडर्स मशीनें आती हैं, और प्लॉग मतलब हल वगैरह चला के आप चारे को खत्म कर सकते हो। दिस मेथड सेव टाइम्स एंड लेबर। तो इस मेथड से क्या होता है कि टाइम भी बचता है, और लेबर मतलब मजदूरी वगैरह भी हमारी बच जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये है तीसरा मेथड, ओके, वीड्स को कंट्रोल करने का। तो तीसरे मेथड में आ जाता है हमारा केमिकल मेथड, ओके। तो देखो, स्पेशल केमिकल्स आर कॉल्ड विडेसाइड्स। कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको हम विडेसाइड्स बोलते हैं। तो आर स्प्रेड ऑन द वीड्स टू किल देम विदाउट हार्मिंग द क्रॉप्स। तो क्या होता है, जो वीडेसाइड होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं, इनको क्या कर दिया जाता है, पूरी क्रॉप के ऊपर ही स्प्रे कर दिया जाता है। और ये केमिकल्स क्या करते हैं, हमारी क्रॉप को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, बट जो भी चारा होता है, जो भी वीड्स होता है, उसको जला देते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये तो बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, समझ लेना कि ये तो एग्जाम में एक तो ये वाला, एक ह्यूमन आई का। क्लियर। तो सीधी सी बात है, देखो बच्चे कहते हैं कि हमसे बनती नहीं है, बनती नहीं है। अब एक कैंडल भी नहीं बनती तो फिर क्या बनाओगे? ऐसे करो, स्केल से बना लेना। ओके, फिर बीच में एक यहाँ पे छोटी सी लो बना के आपको आधा चांद बनाना है। ओके, आधा चांद बनाने के बाद आपको क्या करना है, एक इसमें जैसे एस होता है ना, तो बस एस लिख देना है। एस बन गया, ये काफी कैंडल बन गई, इस पे शेडिंग वगैरह कर लेना। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबस्चन? डिस्कस। तो रस्टिंग का प्रोसेस है ना, इसको तुम कंबस्चन बोलोगे या नहीं बोलोगे, है ना? तो देखो ये है ना, काफी घुमा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर। कुछ बुक्स बोलती है कि रस्टिंग कंबस्चन है, कुछ बोलती है नहीं है, क्योंकि रस्टिंग है ना एक स्लो कंबस्चन है। क्लियर। तो जो ट्रिकी क्वेश्चन होता है, देखो उसका आंसर भी ट्रिकी जाना चाहिए, तो हम भी आंसर में कुछ भी क्लियर नहीं करेंगे, दोनों ही बातें चेप देंगे। देखो कैसे, पहले तो हम बोलेंगे नो। ओके, रस्टिंग इज नॉट कंबस्चन। पहली बात, रस्टिंग कंबस्चन नहीं है। फिर बाद में हम घुमा देंगे आंसर को, बट इट कैन बी कॉल्ड स्लो कंबस्चन। लेकिन हम रस्टिंग को स्लो कंबस्चन बोल सकते हैं, बिकॉज आयरन रिएक्ट स्लोली विथ ऑक्सीजन। क्योंकि आयरन क्या करता है, धीरे धीरे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता रहता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द रस्ट। ओके, तो जो भी रस्ट जंग के अंदर जो भी मॉइस्चर वगैरह प्रेजेंट होता है, आयरन उसके साथ धीरे धीरे रिएक्शन करके क्या करता है, रस्ट बनाता है और ज्यादा। तो देखो, तो जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तब क्या होता है, दिस रिएक्शन रिलीज एनर्जी वेरी स्लोली। तो इस रिएक्शन में क्या करता है, बहुत स्लो स्लो एनर्जी निकलती है। सो नो हीट और लाइट इज प्रोड्यूस। तो ओवरऑल क्या होता है, कोई भी हीट है ना और कोई भी लाइट नहीं बनती है, क्योंकि वहां पर है ना जो एनर्जी है काफी स्लो निकलती है, इसलिए हमें कोई ज्यादा हीट या लाइट वहां पे देखने को नहीं मिलती। तो क्या होता है, कंबस्चन क्या होता है एक्चुअल में, कंबस्चन इज ए फास्ट रिएक्शन विथ ऑक्सीजन दैट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। कंबस्चन का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ बहुत फास्टली रिएक्ट करके बहुत सारी हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगा, मतलब जलने लग जाएगा, तो वो होता है कंबस्चन। ओके, वाइल रस्टिंग हैपन्स वेरी स्लोली। और जबकि जो रस्टिंग है, जंग लगने का प्रोसेस है, वो काफी स्लो होता है। तो देयर फॉर रस्टिंग इज नॉट कंबस्चन। तो रस्टिंग एक कंबस्चन नहीं है, बट इट इज कॉल्ड स्लो कंबस्चन। लेकिन रस्टिंग को आप स्लो कंबस्चन बोल सकते हो। अब देखो एग्जामिनर है ना, ऐसे चेक करेगा, अगर एग्जामिनर का आंसर ये है कि नो, तो ये आंसर भी उसमें सही बैठ जाएगा। और एग्जामिनर को पता है कि हाँ रस्टिंग स्लो कंबस्चन होता है, तो ये आंसर उसमें भी सही बैठ जाएगा। तो ओवरऑल ये आंसर दोनों सिचुएशन में परफेक्ट है। क्लियर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। राइट द यूजेस ऑफ आयोडीन रिच सॉल्ट। तो यहाँ पे रिच का मतलब ये नहीं है कि सोना चांदी मिल गया, रिच का मतलब है ज्यादा, एक तरह से, है ना? तो राइट द यूजेस ऑफ आयोडीन रिच सॉल्ट। तो ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर आयोडीन काफी ज्यादा होता है। ओके, तो उसका यूज करने से क्या फायदा होगा, तो देखो, आयोडीन रिच सॉल्ट इज यूज टू प्रिवेंट आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज। ओके, तो आयोडीन वाला सॉल्ट आप यूज करोगे तो आपको ऐसी बीमारियों से बचाव होगा, ऐसी बीमारियों से बच जाओगे आप जो कि आयोडीन की कमी से होती है। क्लियर। जैसे एक आयोडीन की कमी से एक डिजीज होती है, उसका नाम है गेटोर, इसमें गला सूज के मोटा हो जाता है। नेक्स्ट फायदा देखो आप आयोडीन वाले नमक का, इट हेल्प इन द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड ब्रेन। तो आपकी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए और आपके ब्रेन की प्रॉपर ग्रोथ के लिए भी आयोडीन जरूरी होता है। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16। राइट द नेम्स ऑफ फूड आइटम विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर ग्रोथ। तो आपकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए कौन कौन से फूड आइटम रेस्पॉन्सिबल है, ये आपको खाने चाहिए, वो बताना। तो क्या बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए बैलेंस डाइट आपको चाहिए, जैसे मिल्क, एग, पल्सेस और ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां वगैरह आ जाती है। चलो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। या तो मैं इसे क्रॉप कर दूंगा या फिर एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट, गिव टू एग्जाम्पल्स वेयर अप्लाइड फोर्स कज चेंज इन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो दो एग्जाम्पल आपको ऐसे देने हैं जहां पर आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया और उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट ने अपना शेप वगैरह चेंज किया हो। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, व्हेन वी स्ट्रेच ए रबर बैंड। जब किसी रबर बैंड को हम खींचते हैं, ठीक है, इट शेप चेंज, तो उस रबर बैंड का शेप चेंज हो जाता है। नेक्स्ट देखो, व्हेन वी
प्रेस और स्क्वीज ए स्पंज। ओके, तो जब हम किसी स्पंज को दबाते हैं या उसे खींचते हैं, इट चेंज इट्स शेप, तो उसका शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के सेकंड पे। देखो, कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन टू जीरो बाय पॉलिशिंग सरफेस और यूजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम फ्रिक्शन को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं क्या, जीरो कर सकते हैं क्या, सरफेस वगैरह को पॉलिश करके या फिर लुब्रिकेंट वगैरह का यूज़ करके। तो देखो क्या कह रहा है इसका आंसर जाएगा नो। क्लियर, आप कितना ही लुब्रिकेंट लगा लो, कितनी ही सरफेस वगैरह को पॉलिश कर लो, आप फ्रिक्शन को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। तो नो, फ्रिक्शन कैन नॉट बी रिड्यूस टू जीरो, आप फ्रिक्शन को बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते हो बाय पॉलिशिंग सरफेस और यूजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट। तो सरफेस को चाहे आप कितना ही पॉलिश कर लो या कितना ही अमाउंट में आप लुब्रिकेंट यूज कर लो, आप फ्रिक्शन को जीरो नहीं कर सकते। पॉलिशिंग एंड लुब्रिकेंट्स कैन रिड्यूस फ्रिक्शन, पॉलिशिंग और लुब्रिकेंट से फ्रिक्शन तो कम होता है, बट सम फ्रिक्शन ऑलवेज रिमेन बिटवीन द सरफेस, लेकिन उन सरफेस के बीच में हमेशा कुछ न कुछ फ्रिक्शन तो रहेगा। इसलिए आप जानते हो गाड़ी वगैरह में हम ऑयल वगैरह डालते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए, लेकिन फिर भी इंजन टाइम के साथ खराब हो ही जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। ओके, तो देखो आपको क्या करना है, ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इस क्वेश्चन में क्या दोनों ही डायग्राम साथ साथ दे दिए, लेकिन ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या तो आपसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम पूछेगा एग्जाम में, या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम पूछेगा। तो दोनों तो आपकी बुक का पेज नंबर 67 है, इन पे ये दोनों डायग्राम है, वहाँ से देख के इन्हें बनाने की प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्लेन द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो केमिकल इफेक्ट्स होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो देखो, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए कंडक्टिंग लिक्विड। ओके, जब कोई भी कंडक्टिव लिक्विड के थ्रू आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो क्या होता है, इट प्रोड्यूस केमिकल इफेक्ट, तो वहाँ पर केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो केमिकल इफेक्ट मतलब कैसा कैसा केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो फर्स्ट देखो क्या मिलेगा आपको, गैस बबल में फॉर्म एट द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड्स पे गैसों के छोटे छोटे बबल्स बनेंगे। हाँ, एक तो ये होगा। दूसरा, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन में चेंज, हो सकता है कि उस सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाए। ठीक है, और क्या है, मेटल में डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रोड्स, और हो सकता है जो एनोड और कैथोड है उनके ऊपर कोई ना कोई मेटल डिपॉजिट हो जाए। तो ये सारे है ना इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट है जब आप उसे किसी लिक्विड के थ्रू फ्लो करोगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स का। क्लियर, तो देखो, लैरिंक्स मतलब जो आपका वॉइस बॉक्स, लैरिंक्स इज लोकेटेड एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप इन ह्यूमन। तो ये एकदम सच्ची बात है, इसमें ट्रू आ जाएगा, है ना। ओके, लैरिंक्स विंड पाइप के सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है, जो हमारे गले में थोड़ा मोटा मोटा हिस्सा होता है ना, वो वाला। दी वोकल कॉर्ड्स आर अप्रोक्सीमेटली 50 mm लॉन्ग। तो वोकल कॉर्ड्स वो लगभग 15 mm लॉन्ग होते हैं, ये भी एकदम सच्ची बात है, इसमें भी ट्रू आ जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट है, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। क्या साउंड वैक्यूम के अंदर होकर ट्रेवल कर सकता है, ये कंप्लीटली रॉन्ग है, इसमें आपका फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत होती है, भले ही एयर तो कम से कम होना चाहिए, वैक्यूम के अंदर साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। ओके, फ्रीक्वेंसी इज मेजर इन सेकंड, ये भी पूरी तरह से गलत है, फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं, तो ये भी फॉल्स है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो, हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। 21 में आपको दो कॉलम दे रखे हैं, इनको आपको मैच करना है। तो फर्स्ट है लाइटनिंग रॉड। ओके, इसको सीधा मैच करना है आपको सेफ्टी डिवाइस से। तो आपने देखा होगा सोलर पैनल वगैरह लगते हैं घरों में, तो उनके पास में एक छोटा सा एक सरिया टाइप में कुछ लगा देते हैं। वो इसलिए लगाता है कि कभी बिजली वगैरह पड़े, बिजली वगैरह चले, तो वो सोलर पैनल पे नहीं गिरेगी, वो गिरेगी इस लाइटनिंग रॉड पे। ओके, और ये सीधा सारी बिजली सीधे अर्थ में चले जाएगी। क्लियर, तो ये लाइटनिंग रॉड एक सेफ्टी डिवाइस है। सेकंड है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, मूवमेंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, तो ये सी से मैच हो जाएगा। अर्थिंग, अर्थिंग का सीधा सा काम होता है भाई, जो भी चार्ज है उसको सीधे ग्राउंड के अंदर भेजना। ओके, तो सेंडिंग चार्ज इनटू द अर्थ, तो ये अर्थिंग हो जाएगा। ओके, अर्थक्वेक, तो अब तो एक ही बचा। अर्थक्वेक का मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ द अर्थ्स प्लेट, अर्थ की प्लेटें मूवमेंट करती है तो उससे अर्थक्वेक आ जाता है। क्लियर, तो ये क्वेश्चन नंबर 21 आपका कंप्लीट हो गया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22।
तो देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक चीज़ समझ लो। देखो कोई ग्लास है ना? उसकी एक सरफेस मैंने ड्रॉ करी, तो ये तो देखो एकदम प्लेन सरफेस है, क्लियर? अब एक दूसरी सरफेस मैं ड्रॉ करता हूँ, ये इस तरह से ये प्लेन नहीं है, थोड़ी रफ सरफेस है, क्लियर? तो जब भी लाइट क्या होगा इस प्लेन सरफेस पे आएगी, तो जिस एंगल पे जा आ रही है उसी एंगल से वापस चले जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कोई लाइट आ रही है तो रफ सरफेस की वजह से हो सकता है कि ये रिफ्लेक्ट होते टाइम है ना अपना एंगल चेंज कर ले, क्लियर? तो ये नीचे इन डायग्राम से आप देख सकते हो। ओके, तो एक डायग्राम है फर्स्ट वाला है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन को दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्लास का जो सरफेस है वो एकदम स्ट्रेट है, और यहाँ पर जो सरफेस है वो स्ट्रेट नहीं है, तो यहाँ पर जो डिफ्यूजन हो रहा है वो सॉरी, यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्लियर? तो ये हमसे क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है कि स्टेट वेदर रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन विल अकर व्हेन लाइट स्ट्राइक। ओके, तो कुछ कंडीशंस ये आपको दे रहा है, और वहाँ पर ये कह रहा है कि कोई भी लाइट की रे वहाँ पर आ रही है तो कैसा रिफ्लेक्शन होगा, डिफ्यूज्ड होगा या फिर रेगुलर होगा। ओके, तो ये वाला जो रिफ्लेक्शन आप देख रहे हो रेगुलर है, और ये इस तरह का रिफ्लेक्शन है वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, क्लियर? तो पॉलिश्ड वुडन टेबल, अब आपको पता है कि वुड लकड़ी की टेबल है, उसे पॉलिश किया हुआ है, तो एकदम प्लेन सरफेस होगा, तो वहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। इसी तरह चौक पाउडर, ये तो रफ सरफेस होगा, तो वहाँ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो जाएगा। एक है कार्डबोर्ड सरफेस, कार्डबोर्ड का सरफेस भी काफ़ी रफ खुरदुरा टाइप का होता है, तो वहाँ पे भी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। अब एक है मार्बल फ्लोर विथ वाटर स्प्रेड ओवर इट, एक मार्बल का फ्लोर है, उसके ऊपर पानी छिड़क रखा है, तो इससे भी आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है मिरर। ओके, मिरर तो सीधी सी बात है रेगुलर रिफ्लेक्शन ही करता है। अब एक पीस ऑफ पेपर का सरफेस भी काफ़ी रफ होता है, तो यहाँ पे भी आपको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो आगे शायद, हाँ, तो यहीं पे बच्चों ये आपके है ना सेशन ए, सेशन बी और सेशन सी तीनों कंप्लीट होते हैं। ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।